हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपीएससी 2025 को लेकर जो स्पेशल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया जाता है और उनको डिटेल में समझा जाता है फैक्ट्स के साथ। तो लेज़र इंटरफेरोमीटर जो पहला प्रश्न है, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लीगो की बात हो रही है, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, तो नाम में लिखा हुआ है। तो इसमें पहला पॉइंट है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगो इज टू स्टडी ग्रेविटेशनल वेव। अब ये तो बहुत सरल एक लाइन हो गई, तो ये स्टेटमेंट सही है, इसको स्टेटमेंट को सही मान लेते हैं क्योंकि इसमें समय नहीं खराब करेंगे। तो दो मेन ऑब्जेक्टिव है लीगो का, वो क्या है? ग्रेविटेशनल वेव को स्टडी करना है। चलिए दूसरी लाइन देखते हैं। लीगो इंडिया ऑब्जर्वेटरी इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन लद्दाख इन इंडिया। तो यहाँ पर एक बात है कि लीगो इंडिया की बात हो रही है, तो कुछ और भी लीगो हो चुकी होंगी। तो जो लीगो इंडिया में बन रहा है, क्या वो लद्दाख में बन रहा है या बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसको देखेंगे। इट इज़ टारगेटेड टू बी कंप्लीटेड बाय द ईयर 2030। तो अब किसकी बात कर रहा है, इसको भी देखना है, कौन सी ऑब्जर्वेटरी की बात कर रहा है। तो 2030 तक कंप्लीट होगी नहीं होगी उसको देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स की तरफ। ग्रेविटेशनल वेव्स है क्या और उसे डिटेक्ट क्यों करना है? तो महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने 1916 में थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। उसमें उन्होंने कहा कि जो मैटर है, यानी कि जिसका भी द्रव्यमान है, वो जो स्पेस और टाइम है, उसमें उन्होंने उसको जोड़ा कि स्पेस और टाइम एक साथ है। वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसको हम यहाँ पर नहीं समझ सकते कि स्पेस और टाइम एक साथ जुड़ा हुआ है। वो फोर्थ डायमेंशन है एक तरीके से पूरे यूनिवर्स की, यानी कि तो जो जिसका मास है, हल्का मास है, ज़्यादा मास है, जिसका हल्का मास है वो स्पेस टाइम को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। यानी कि हम बहुत हल्का सा कर रहे हैं या ना के बराबर कर रहे हैं। लेकिन कोई मैसिव ऑब्जेक्ट होगा, ब्लैक होल है, ब्लैक होल के अंदर जो पिन पॉइंट एरिया है, सिंगुलैरिटी जिसको कहते हैं, उसकी जो डेंसिटी है वो इतनी इनफाइनाइट है कि उसको हम अज्यूम ही नहीं कर सकते, उसको नाप ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता। लेकिन हम मानते हैं कि उसकी डेंसिटी बहुत अधिक है, इनफाइनाइट है। न्यूट्रॉन स्टार है, उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत इनफाइनाइट के आसपास है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा जब जिन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी होती है, जो इस तरीके की चीज़ें हैं, न्यूट्रॉन स्टार है, ब्लैक होल है, मैसिव ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? स्पेस टाइम को खराब करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि उसको गड्ढे में ले जाते हैं। और ऐसे ही मैसिव ऑब्जेक्ट जब स्पिन करते हैं, जब मूवमेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर तस्वीर में अगर दो न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे के पास आकर मूवमेंट करने लग जाएंगे, जिस प्रोसेस को अगर ये दोनों मर्ज हो जाएं, दोनों न्यूट्रॉन स्टार, तो जिसे किलोनोवा कहा जाएगा। तो दो न्यूट्रॉन स्टार जब मर्ज होते हैं, या दो ब्लैक होल जब मर्ज होते हैं, या ब्लैक होल के पास कोई और प्लैनेट या स्टार जाकर मर्ज होता है, तो बहुत, एक तो वो मैसिव है, उसके अलावा क्या कर रहे हैं? वो मूवमेंट भी कर रहे हैं। तो जब वो मूवमेंट करते हैं, अगर एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, वो तो सिर्फ स्पेस और टाइम को डिस्टर्ब कर रहा है, वो वहाँ पर झुका देगा उसको। लेकिन जब वो मूवमेंट करेंगे तो उसको रिपल्स भी क्रिएट कर देंगे। पानी में जिस तरह तरंगे उभरती हैं, उसी तरह के स्पेस में स्पेस और टाइम की तरंगे निकलेंगी। तो ये कंसेप्ट है आइंस्टाइन का। तो जब ये दोनों न्यूट्रॉन स्टार घूम रहे हैं बहुत तेज़ी से, तो ये क्या कर रहे हैं? स्पेस और टाइम है, ये जो दिखाई दे रहा है ये स्पेस और टाइम है। इसको आप समझ के देखें, बहुत फोर डायमेंशनल अलग सी चीज़ है कि स्पेस और टाइम जुड़े हुए हैं। उसका कंसेप्ट है कि जो लाइट है वो सीधी जाती है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन देखने में आता है कि बहुत अगर मैसिव ऑब्जेक्ट के आगे पीछे से आ रही हो तो उसमें भी बेंडिंग होती है। तो अगर लाइट में बेंडिंग हो रही है, इसका मतलब वो स्पेस में तो चलेगी ही। वैक्यूम में चलती है, उसको मैटर नहीं चाहिए चलने के लिए, लाइट के फोटोन्स को, लेकिन स्पेस में तो चलेगी। और अगर बिना किसी कारण के वहाँ पर बेंड हो रही है लाइट, तो इसका मतलब ज़रूर स्पेस और टाइम एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ पर दब जा रही है मैसिव ऑब्जेक्ट के सामने। ठीक है, तो यहाँ पर वही जो दबा हुई चीज़ है, जब यहाँ पर दो न्यूट्रॉन स्टार घूम रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आइंस्टाइन ने कहा जो रिपल क्रिएट हो रहा है स्पेस और टाइम का, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव। तो वो ग्रेविटेशनल वेव है। तो जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, स्पिन करते हैं, मर्ज करते हैं, तो वहाँ पर क्या है? जो ग्रेविटेशनल वेव है वो जनरेट होती है। तो स्पेस और टाइम, दो चीज़ें हो गई यहाँ पर। स्पेस और टाइम को डिस्टर्ब करता है अगर किसी चीज़ का मैसिव वेट हो, और जब वही
हैवी वेट वाली चीज स्पिन करती है या एक दूसरे से मर्ज करती है तो वो रिपल भी क्रिएट करते हैं, और जो वो रिपल क्रिएट होता है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव। तो ये है, तो इसको वहां पर देखना है। तो LIGO, पहले LIGO के बारे में देख लेते हैं। तो LIGO क्या है, यहां पर 2015 में पहली बार ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व किया गया और 2016 में उसे ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया कि ग्रेविटेशनल वेव को हमने देख लिया है। और कहाँ पर देखा गया, यूएसए में। दो अलग अलग जगह पर ऑब्जर्वेटरी बनाई गई। यहाँ पर देखिए जो पहली है डिटेक्टर, दो आइडेंटिकल डिटेक्टर बनाए गए, एक हैनफोर्ड में यूएसए में और दूसरा लिविंगस्टोन में। दोनों 3000 किलोमीटर एक दूसरे से दूर थे, तो उन्होंने एक साथ भी देख सकते हैं, अलग अलग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो उन्होंने देखिए वहाँ पर जो उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्व की वो कितनी पुरानी थी। यहाँ पर देखिए जो ग्रेविटेशनल वेव उन्होंने ऑब्जर्व की वो डिस्टेंट गैलेक्सी से आ रही थी। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे कैन बी फाउंड बाय द हाईली सेंसिटिव LIGO इंस्ट्रूमेंट। और जो उन्होंने पहली ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्व की वो दो ब्लैक होल मर्जर की थी, और वो कितने साल पहले हुआ था, 1.3 बिलियन ईयर्स अगो। तो 1 बिलियन में 9 जीरो लगती है, तो इतने साल पहले जो ब्लैक होल मर्जर हुआ था वहाँ पर जो स्पेस टाइम में रिपल क्रिएट हुआ था, जो ग्रेविटेशनल वेव थी, उसको ऑब्जर्व किया 2015 में। और ये इतने पुराने जो लाइट ईयर अवे जो गैलेक्सीज है वहाँ से जो वेव्स आ रही हैं उसको वो डिटेक्ट कर सकता है। तो ये तो है LIGO। इंडिया भी प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि बनेगा हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के, लेकिन अभी ये शुरू नहीं हुआ है। अभी ये 2030 के आसपास उम्मीद है कंप्लीट होगा, और भारत जैसा देश है वहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक आधा साल लेट हो जाएगा। ये ऐसी चीज़ें साइंटिफिक इसमें सभी जगह पर लेट हो जाता है। तो LIGO तो ये इंडिया में तीसरी हो गई एक तरीके से, 2 LIGO पहले से, लेकिन ओवरऑल ये 6th है। इससे पहले जो ग्रेविटेशनल वेव की ऑब्जर्वेटरी बन चुकी है वहाँ पर आप देख लें, एक तो है वर्गो इटली में, कागरा जापान में, और एक GEO 600 है जर्मनी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अभी भी प्रश्न आ सकता है। आइंस्टाइन का नाम लेके आ जाए, ग्रेविटेशनल वेव का नाम लेकर आ जाए, स्पेस टाइम का नाम लेकर आ जाए, ब्लैक होल मर्जर से आ जाए, स्पिनिंग से आ जाए, कुछ भी करके ये आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑब्जर्वेटरी में वो देखा गया है। ऑब्जर्वेटरी में देखा क्या जाएगा, सिर्फ ये है, देखिए लेज़र छोड़ी जाएगी, उसको इंटरफेयर करना है, इंटरफेरोमीटर है, तो लेज़र दोनों जगह से छोड़ी जाएगी। अगर ग्रेविटेशनल वेव आ रही होगी, तो एक तरफ वो क्या करेगी, लाइट को भी वो डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि हमने पहले ही बात की लाइट को बेंड करती है। तो अगर ग्रेविटेशनल वेव आ रही है, अगर इस तरफ आ गई, तो यहाँ पर जो लाइट ट्रैवल करेगी और जो डिटेक्टर तक पहुँचेगी वो डिले हो जाएगी, और यहाँ पर जल्दी पहुँच जाएगी। इसी तरीके से उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया कि ग्रेविटेशनल वेव आई और एक तरफ वो जल्दी पहुंच गई लेज़र बीम, और एक तरफ थोड़ी सी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड लेट हुई। वो केवल तभी हो सकता है कि अगर स्पेस टाइम में रिपल हुआ हो वहाँ पर, यानी कि हमारे सामने हो रहा है, हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन इतने माइन्यूट हैं ये इंस्ट्रूमेंट, ये इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। इससे अधिक इस कंसेप्ट को इस तरीके से यूट्यूब में समझना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो क्योंकि सब न्यूट्रॉन स्टार क्या है वो सब समझा जाए तभी एग्जैक्ट बात पता लगती है, लेकिन फिर भी कोशिश है कि कुछ बेटर कंसेप्ट क्लियर हो जाए ग्रेविटेशनल वेव के बारे में। तो पहला तो पॉइंट ये सही है। दूसरा देखिए, लद्दाख में नहीं बन रहा है, ये बनेगा तो हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में बनेगा। अब देखिए तीसरे पॉइंट में थोड़ी कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है कि ये नहीं लिखा हुआ कि किसके संदर्भ में पूछा जा रहा है। अगर ओवरऑल LIGO की बात करें तो वो तो बन चुका है, उसने 2015 में डिटेक्ट कर लिया है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर होना चाहिए था, क्वेश्चन में होना चाहिए था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन यहाँ पर संदर्भ क्लियर नहीं हो रहा है, पहले बन चुका है, तो स्टेटमेंट भी लीगली ये यहाँ पर गलत हो रही है। तो इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन यहाँ पर है 1 ओनली, ठीक है। तो 1 ओनली, तो हमने ये सारा ग्रेविटेशनल वेव का जो कंसेप्ट था वो समझ लिया। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अंतरराज्यीय सीमा विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट।
अगर दो राज्यों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हो जाता है एक आधे जिले को लेकर, थोड़ी बहुत लेकर डिमार्केशन, क्योंकि कोई ये साइंटिफिक तो ऐसा है नहीं कि सदियों से बाउंड्री डिवाइडेड थी, तो जैसी देशों में हो जाती है वैसे स्टेट में हो जाती है। क्लैरिटी उस तरीके से पेंसिल लेके तो बनाई नहीं गई, नदियों का दे दिया गया, कुछ जिलों का कर दिया गया, जिले के एक दो गांव इधर उधर, तो डिस्प्यूट बहुत सारी जगह पर है। टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद के समाधान हेतु राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है, पहली स्टेटमेंट है। दूसरी, अंतरराज्यीय सीमा विवाद की स्थिति में राज्य बिना उच्च न्यायालय गए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो 2 स्टेटमेंट है, दोनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज जो देखनी पड़ेगी पहले कि इंटर स्टेट काउंसिल क्या है और वो कौन से आर्टिकल के अंदर बनती है, तो पता लग जाएगा। और यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर में क्या फर्क है, कौन जाएगा सीधा या कैसे जाएगा। तो अगर अंतरराज्यीय परिषद की बात करें तो जो आर्टिकल इसको डिफाइन करता है वो है 263, तो वहां पर 136 लिखा हुआ था, तो आर्टिकल नंबर ही गलत लिखा हुआ था। तो संविधान में प्रावधान है आर्टिकल 263 के अंतर्गत कि राष्ट्रपति ऐसा नोटिफिकेशन लाकर एक इंटर स्टेट काउंसिल बना सकता है ताकि इन स्टेट्स के बीच में जो इशू है उनको आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि एक परिषद की स्थापना से सार्वजनिक हित सधेंगे जिसे निम्नलिखित कर्तव्य सौंपे जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या है, राज्य के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा उन पर सलाह देना, ऐसे विषयों की जांच और चर्चा करना जिनमें कुछ या सभी राज्यों का अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों का समान हित हो, यानी कि अगर स्टेट्स का कोई म्यूचुअल बेनिफिट है, कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट है, उसको यहाँ पर करने के लिए, हल करने के लिए राष्ट्रपति को पावर दी गई है। या फिर किसी ऐसे विषय पर सिफारिश करने और विशिष्टतः उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए, तो भलाई के लिए ये बनाया जा सकता है और राष्ट्रपति इसके लिए क्या करेगा, आदेश देगा। लेकिन यह आर्टिकल कब था, 1950 में, और सरकारें सोई रही। सरकारें जागी सरकारिया कमीशन बनने के बाद। सरकारिया कमीशन ने 1987 में रिपोर्ट दी, उसने कहा बहुत ज़्यादा मतभेद हो रहे हैं, सेंटर और स्टेट आपस में बात किया करो, स्टेट आपस में बात करें, ये इस देश में छोटी छोटी लड़ाइयाँ बहुत बढ़ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट है वो इसके अंदर नहीं, वो आगे आएगा, उसमें पॉइंट सुप्रीम कोर्ट वाले में आएगा। तो इनमें दूरियां बहुत बढ़ रही हैं, तो उन्होंने कहा करो भाई करो। तो 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, जनता दल की, उसने पहली बार प्रेसिडेंट से नोटिफिकेशन कराई कि बना लो। ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल बनी। इंटर स्टेट काउंसिल का जो चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री है। उसके अलावा वहाँ पर 6 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिसमें एक होम मिनिस्टर होना आवश्यक है। उसके अलावा उसके जो मेंबर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं सभी राज्यों के, और यूनियन टेरिटरी के सीएम जिनके पास विधायिका है, लेजिस्लेचर है। गवर्नर आएगा अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे यूनियन टेरिटरी के। तो ये सारे लोग वहाँ पर आते हैं मीटिंग करने के लिए। साल में 3 बार मीटिंग करने का प्रावधान है, लेकिन 2016 के बाद से मीटिंग नहीं हुई है। लास्ट जो भी इंफॉर्मेशन थी 2024 नवंबर दिसंबर तक कोई मीटिंग नहीं हुई। तो देखिए इतना बुरा हाल है इसका। ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल, इसको बिल्कुल वैल्यू नहीं की जा रही। लेकिन ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसकी बात की जाती है, जिसको बार बार सरकार कह रही है पिछले 10-12 साल से, उसके खिलाफ है ये बिल्कुल, इसकी मीटिंग ना होना। तो 2 से 2 अधिक अगर हो तो स्टेट काउंसिल अंडर के अंदर जा सकते हैं 136 के अंतर्गत। और ये स्टेटमेंट गलत है, 2 कारणों से गलत है। एक तो आर्टिकल ही गलत लिखा हुआ है, दूसरा बॉर्डर डिस्प्यूट की वहां पर बात नहीं है। वहां पर हमने देखा भले के लिए है, डिस्प्यूट में भी छोटे मोटे डिस्प्यूट की बात है, बॉर्डर डिस्प्यूट की वहां पर बात नहीं है। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है। अब दूसरी चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो अब देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 131 के अंतर्गत है। अगर हम वहां पर देखें तो वहां पर किसी डिस्प्यूट के लिए जा सकते हैं, लेकिन वहां पर जो डिस्प्यूट का जो हल होगा वो एडवाइजरी है। इंटर स्टेट काउंसिल के पास एडवाइस देने का केवल अधिकार है, वो कोई बाइंडिंग फैसला नहीं कर सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास
जो पावर है वो बाइंडिंग फैसला देने की है, वो अपना फैसला देगी। तो अगर 131 और 263 को देखें तो दोनों में ये फ़र्क है कि अगर वहाँ किसी डिस्प्यूट को लेकर गए भी तो वहाँ पर उसका हल नहीं निकलेगा, यहाँ पर हल निकलेगा क्योंकि यहाँ पर फैसला आएगा। और जो ये अधिकार है ये इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि सीधा यहीं पर आया जा सकता है, किसी और न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। तो ये मतलब है यहाँ पर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का। तो अगर देखें तो इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय को किसी अन्य न्यायालय को छोड़कर किसी भी विवाद में आरंभिक अधिकारता होगी, सीधा डायरेक्ट। तो रिट ज्यूरिसडिक्शन की जो बात होती है वो ओरिजिनल में एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वो हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है और व्यक्ति वहाँ भी आ सकता है, सीधा भी आ सकता है, लेकिन हाई कोर्ट उसमें पावर है। यहाँ पर क्या है, पावर ही नहीं है। जो दूसरी स्टेटमेंट थी हाई कोर्ट को छोड़कर सीधा यहाँ आ सकता है, नहीं, हाई कोर्ट के पास है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है इस चीज़ का। कौन सी चीज़ का? भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच कोई इशू हो, एक और भारत सरकार और किसी राज्यों के बीच हो, दूसरी और एक या एक अधिक राज्यों यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर हो एक से अधिक, या दोनों तरफ स्टेट हो, दो या अधिक राज्यों के बीच यदि और जहां तक विवाद में कोई प्रश्न चाहे कानून का हो तथा तथ्य का अंतर्विलित है जिस पर विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है। तो कोई भी, यानी कि यहाँ पर देखिए, चाहे कानून का हो, कोई ऐसा एक्ट बन जाए जो स्टेट्स को ना पसंद आए, या कोई ऐसा फैक्ट हो, फैक्ट के अंदर कुछ भी है, बॉर्डर डिस्प्यूट भी आ गया, तो वहाँ पर सीधा पहुँच सकते हैं, एक्सेप्शन भी है। परंतु उक्त अधिकारिता का विस्तार किसी संधि, करार, प्रंसविदा, वचनबद्धता, सनद या अन्य समरूप लिखित से उत्पन्न विवाद पर नहीं होगा जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी, संविधान से होने की पहले की गई थी और आज तक लागू है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की कोई ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो वो यहाँ पर उस पर कोई भी फैसला नहीं सुनाएगा। इसी को लेकर कई बार कहा जाता है जब ताजमहल के नीचे वाले वो बंद है शाहजहां के फरमान से, तो उसको खुलवाते क्यों नहीं? शायद उसमें कोई एक आधा लीगल एंगल यही है कि वो पुरानी सनद चली आ रही है जो ब्रिटिश भी चलाते रहे और भारत सरकार चला रही है, उसका क्या इशू है। हो सकता है इस आर्टिकल के अंदर वो अधिकार नहीं अवेलेबल है। तो अंतर्राज्यीय सीमा विवाद की स्थिति में राज्य बिना उच्च न्यायालय गए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, वहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल दो ही सही है, मतलब कि दूसरा नंबर वाला पॉइंट सही है। तो ये थे हमारे आज के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे, तब तक धन्यवाद।